नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा सीएम केजरीवाल को सिंगापुर न जाने देने की अनुमति से ये विवाद शुरू हुआ। उसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल के दफ्तर तक पहुंच गया। कुछ दिन पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें वो सिंगापुर जाने की अनुमति मांग रहे थे। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रहा विवाद एक नया रूप भी ले चुका है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति यानी कि एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों को लेकर इसकी सीबीआई से जांच कराए जाने की सिफारिश की है। तो एलजी और दिल्ली सरकार के बीच बार बार टकराव हो रहे हैं, कई मुद्दों पर टकराव हो रहे हैं। देखिए ये मामला क्या क्या है। एक तो सिंगापुर दौरा को लेके ये मामला शुरू हुआ। एलजी ने केजरीवाल के सिंगापुर दौरे पे रोक लगाई। आपने केजरीवाल को सिंगापुर जाने से रोकने को तुच्छ राजनीति बताया। उसके बाद आबकारी नीति पे विवाद। एलजी ने सिसोदिया पर उठाए हैं सवाल। सीबीआई जांच की सिफारिश की है। एलजी के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार बताया है। एक और मुद्दा खड़ा हो गया वन महोत्सव का। दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में पोस्टर को लेकर विवाद हो गया। दिल्ली पुलिस ने जबरन, ये आम आदमी पार्टी का कहना है, दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने जबरन हमारे पोस्टर हटाकर पीएम का पोस्टर वहां पे लगा दिया है। तो आबकारी नीति को अगर देखें तो इसमें उपराज्यपाल यानी कि जो एलजी हैं उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं दिल्ली सरकार पे और मनीष सिसोदिया पे। एलजी विनय सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सीबीआई जांच की सिफारिश में मुख्य सचिव की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। शराब उत्पादन, होलसेलर, बिक्री का जिम्मा कथित तौर पर एक शख्स को मिला है। पॉलिसी में बदलाव को लेकर मनीष सिसोदिया पर सवाल उठे हैं। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, बहुत सारे पोर्टफोलियोज उनके पास हैं। मनीष सिसोदिया पर शराब माफिया को फायदा पहुंचाने का आरोप है। सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया है, ऐसा आरोप लगाया है दिल्ली के एलजी ने। तो ये जो पूरा मामला है टकराव का केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच या एलजी और दिल्ली सरकार के बीच, उसे कई सवाल, जरूरी सवाल ये उठते हैं कि क्या दिल्ली सरकार के काम में केंद्र दखल दे रहा है? एलजी के एतराज जायज हैं या आपके आरोप सही हैं? सियासी टकराव में क्या जनहित की अनदेखी हो रही है? तो ये तमाम सवाल जो हैं वो बने हुए हैं और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी से विधायक, हमारे साथ आरती मेहरा हैं, बीजेपी नेता, अजय दुआ हैं, पूर्व वाणिज्य सचिव, अलका लांबा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सौरभ भारद्वाज, धन्यवाद आपका। चूंकि आपकी सरकार पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उन पर आरोप लग रहे हैं, सबसे पहले मैं आपसे ही बातचीत शुरू करना चाहती हूँ कि ये एलजी ने एक तो आबकारी नीति पर सवाल उठाए, वो एक वन महोत्सव को लेकर एक नया यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, वो मुख्यमंत्री के सिंगापुर जाने को लेकर। तो कुल मिलाकर ये लगता है कि बिल्कुल आमने सामने हैं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, एलजी और दिल्ली सरकार। तो ऐसे में नुकसान किसका? दिल्ली की जनता का। तो कैसे कामकाज हो रहा है? आपको क्या लगता है, क्या इस काम में, दिल्ली सरकार के काम में अड़ंगा डाला जा रहा है? देखिए नगमा जी, ये अड़ंगा जो है ये पहली बार नहीं है। 2015 में जब पहली बार सरकार हमारी बनी तो 2016 में आपको याद होगा उस वक्त के एलजी थे नजीब जंग साहब, और उन ठीक इसी तरीके से बहुत हाई प्रोफाइल पिच की थी अपनी लड़ाई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, और 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई थी जिसको शुंगलू कमेटी भी कहा जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। और दिल्ली सरकार की करीब 400 फाइलें मुख्यमंत्री मंत्री के दफ्तर में जाकर जबरदस्ती ले ली गई थी और कहा गया था साहब बहुत भ्रष्टाचार हुआ 1 साल के अंदर, अब सब लोग जेल जाएंगे, करोड़ों हजारों रुपए का नुकसान हो गया वगैरह वगैरह। और वो कमेटी ने जांच की। उस वक्त भी इसी तरीके के हालात थे। कमेटी ने जांच की, उसमें कुछ नहीं निकला। एक आदमी के खिलाफ, सोचिए 400 फाइलों में एक आदमी के खिलाफ कुछ नहीं निकला, इनसे कुछ नहीं हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, वो टकराव काफी दिनों तक बढ़ा और 2018 तक वो जब टकराव चला, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2.5 साल बाद वो फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की संवैधानिक पीठ ने ये फैसला दिया कि भैया पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर एलजी के पास है, यानी कि केंद्र सरकार के पास है। इनके अलावा जितने भी मामले हैं, चाहे आज का पर्यावरण का मामला हो,
या कोई और मामला हो, वो सारे के सारे मामले चुनी हुई सरकार के हैं। चुनी हुई सरकार के कैबिनेट डिसीजन एलजी के ऊपर बाइंडिंग हो गए और एनजी उनके अंदर हस्तक्षेप ना करे जी। तो उस वक्त ये एलजी अनिल बैजल उस चीज को समझ गए, क्योंकि उनके सामने वो फैसला आया, उनकी काफी किरकिरी भी हुई। और उसके बाद आप देखिए 2018 के बाद 2020 तक काफी स्मूथ चला। सीसीटीवी भी लगे, वाईफाई भी लगे, स्कूलों में, अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों की जमीनें भी मिलने लगी और बहुत काम हुए जो आपके सामने है। अब ये नए एलजी साहब आए, मुझे नहीं लगता कि हमारा व्यक्तिगत तौर पे उनसे कोई झगड़ा है, मगर उन विचारों को जो ऊपर से स्क्रिप्ट दी गई है केंद्र सरकार से, वो स्क्रिप्ट ये है कि अब आप अरविंद केजरीवाल की सरकार को नहीं चलने देंगे। अब आ जाते हैं हम इस नए विवाद के ऊपर। अब एक्साइज का ही डिपार्टमेंट का विभाग ले लीजिए। अब जो पुराने एलजी थे वो भी बीजेपी द्वारा लगाए गए थे, अनिल बैजल साहब थे। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी किसी भी अलग और दूसरी पॉलिसी की तरह दिल्ली की कैबिनेट ने पास की, उसके बाद माननीय उपराज्यपाल के पास गई, उसके बाद उपराज्यपाल ने उसके ऊपर मोहर लगाई, उसको राष्ट्रपति को नहीं भेजा, उन्होंने उस पर मोहर लगाई, उन्होंने उसको माना और वो पॉलिसी चलती रही। तो सौरभ भारद्वाज, आप ये कह रहे हैं कि अगर आबकारी नीति में कोई बदलाव हुआ है तो वो उपराज्यपाल की सहमति से हुआ है, मुहर है, तो अब ये आपत्ति जो है या आरोप जो है वो गलत हैं। तो ये, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि अपने दोस्तों को आबकारी नीति के तहत बांटे गए हैं ठेके। इस आरोप का जवाब क्या है? नगमा जी, इस आरोप का जवाब इसके अंदर ये है कि कोई भी, आप देखिए, किसी आप अगर अपने दोस्त को कोई ठेका देते हैं जी, तो वो ठेका इस तरह से दिया जाता है कि भैया देख, ऐसा है, जो पुराना आदमी था वो मुझे 100 रुपए दे रहा था, तू मेरा दोस्त है, तू ठेका ले ले, तू 90 रुपए दे दियो, या तू 80 रुपए ले लियो, 20 रुपए तू बचा लियो, आधा आधा बांट लेंगे। यही है ना मूल तरीका। इसी पे कोलगेट, इसी पे 2G का सिद्धांत है, बेडरॉक यही है। अब जो आबकारी नीति आई है, वो आने के बाद जो सरकार का एक्साइज का रेवेन्यू है, वो अगर पिछले साल से उसकी तुलना कर ले तो वो था 4100 करोड़ रुपया, और एक्साइज पॉलिसी आने के बाद बन गया वो 5400 करोड़ रुपया, यानी कि लगभग 25% का इजाफा हुआ है। 1300 करोड़ अगर आप 4100 के ऊपर लगाओगे तो वो 25% से भी ज्यादा का फायदा है। अब बताइए, ऐसे दोस्त अगर दुनिया में मिल जाएं कि वो कहें कि भाई कोई तीसरा आदमी तो 100 रुपए दे रहा था, बट तू 125 दियो और तू मेरा दोस्त है, तू ले ले, अब तू 125 करियो, तो ऐसे दोस्त कहां मिलेंगे? और ऐसे दोस्त मिल जाए तो हमें ढूंढ लेने चाहिए, केंद्र सरकार को भी ऐसे दोस्त ढूंढने चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस बार जो एक्साइज पॉलिसी आई उसके अंदर वेंडर्स को कोई खास फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार को ज्यादा फायदा हो रहा है, और उसका नतीजा है कि बहुत सारे वेंड्स दिल्ली के अंदर करीब 175 से 250 वेंड्स बंद भी हो गए हैं, क्योंकि उनको उसके अंदर कमाई नहीं हो रही है। उनको सरकार को जो एक्साइज देनी पड़ रही है वो ज्यादा है, उनको जो जनता से कमाई हो रही है वो कम हो रही है, इसलिए उनको नुकसान हो रहा है। सौरभ भारद्वाज, उसके अंदर इतना ढेरों फायदा हो रहा होता जी, तो एक एक करके अब करें। अभी आपने एक्साइज नीति की बात की, आपने अपनी बात सामने रखी, के बारे में भी बता दूं आपको, पर्यावरण वाली बात भी आपको बता दूं। नहीं, मैं आप कार्यक्रम के इसके बाद आ जाएंगे। एक मिनट, आपने एक्साइज वाली बात की है तो उसके ऊपर जो आपत्ति है एक बार वो सुन लेते हैं। आपने पूरी सफाई दी है कि किस तरह ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। तो हमारे साथ अजय दुआ साहब हैं जो पूर्व वाणिज्य सचिव हैं, वो अच्छी तरह बता पाएंगे इस एक्साइज नीति से क्या छेड़छाड़ हुई है। आरती मेहरा हमारे साथ बीजेपी नेता हैं। आरती जी, क्योंकि बीजेपी ज्यादातर आरोप ये लगा रही है कि कैसे मुख्यमंत्री ने अपने दोस्तों को ठेके बांटे हैं और इसमें काफी ज्यादा गड़बड़ियां हैं और इसलिए इसमें एक सीबीआई जांच हो। तो आपने सौरभ भारद्वाज की बात सुनी, आपको इसमें क्या गलत लगा और अभी भी आपकी क्या आपत्ति है, कहां गड़बड़ हुई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सीबीआई के आदेश जो हमारे दिल्ली के राज्यपाल महोदय ने दिए हैं, उपराज्यपाल महोदय ने, मैं उसका स्वागत करती हूं। जिस प्रकार से पूरी की पूरी ये जो इनकी नीति है, उस नीति में कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा, वो तो एक बात है, उसके अलावा जिस प्रकार से इन्होंने दिल्ली में शराब की बढ़ोतरी, विस्की की कंजम्पशन लगभग 55% बढ़ गई, 87% वाइन की बढ़ गई। आरती मेहरा जी, आप लोगों को तकलीफ किस बात से है, एक्साइज पॉलिसी से या अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ने? देखिए, आप ऐसे एक सेकंड, आप उसके कंपैरिजन में लेंगे ना, आपने 3 दिन जो है वो 21 दिन
जो बंद होते थे उसको सिर्फ 3 दिन पे ले आए। आपने टाइम लिमिट को सुबह के 3 बजे तक कर दिया। आपने ठेकों की जो गिनती उठा के 250 से लगभग 1000 कर दी। उसके अलावा आपने कॉन्ट्रैक्टर्स को जो 2.5% का कमीशन था उसको 12.5% कर दिया। तो नगमा जी, आपने जिस प्रकार से बढ़ाया और जिस प्रकार से आपने एक वो टेंडर के लिए 30 करोड़ रुपया माफ कर दिया अर्नेस्ट मनी का, उस टेंडर लेने वाले व्यक्ति का जो एनओसी नहीं ला पाया, अपनी गलती। सरकार ने तो अवार्ड कर चुके थे, तो जब सरकार अवार्ड कर देती है तो वो पैसा या तो सरकार पे करे, या तो देने वाला करे, या तो लेने वाला करे। वो 30 करोड़ का भी जो नुकसान है वो पूरी तरह से उसको माफ करके, तो ये मुझे नहीं मालूम ये किस दबाव में या क्या, उन पे क्यों इतने मेहरबान हैं। और शराब में ये तो बात करते थे, स्वराज की बात करते थे, और ये कहते थे किसी हम रेफरेंडम कराएंगे और महिलाओं से पूछ के, और हम वहां की RWA से पूछ के। अब क्या हुआ इनका? तो मतलब आरती जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ यहाँ पे आरती जी, 1 मिनट। बड़ा सवाल क्या है आपका कि इन लोगों ने शराब को बढ़ावा दिया है? आपको लग रहा है ये जो इन्होंने बदलाव किए या जो भी आप आरोप लगा रही है उससे फायदा किसको हो रहा है? सिंपल बात, जो लोग दिल्ली के बाहर के लोग भी सुन रहे हैं, आप क्या आरोप लगाती है, इससे किसको फायदा हो रहा है? आम आदमी पार्टी के नेताओं को? कमाई किसकी बढ़ी है? नेताओं का पूरा भ्रष्टाचारी चेहरा सामने नजर आया है। 144.36 आज हंस रहे हैं इनके सौरभ भारद्वाज जी। रियलिटी ये है कि अंदर से आप पूरी तरह से घबराए हैं, क्योंकि आपने सारे नियमों को ताक पे रख दिया। पर आरती जी, इन लोगों का आरोप है कि आप मीटिंग तक में नहीं किया। इन लोगों का, आम आदमी पार्टी का आरोप है सरकार का कि केंद्र सरकार LG के जरिए लगातार हस्तक्षेप करती है और सरकार को, दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देती। बहरहाल ये जो आरोप है, सौरभ भारद्वाज इस पर कुछ जवाब पहले देना चाहते हैं, फिर मैं पूर्व वाणिज्य सचिव के पास जाऊंगी। जी सौरभ, 1 मिनट। आरती जी सुन लीजिए, 1 मिनट जी। आरती जी 1 मिनट सुन लीजिए वापस, आवाज थोड़ा प्लीज 1 मिनट कम करेंगे। सौरभ भारद्वाज जी। अच्छा, मैं अभी आपकी डिबेट से पहले मैं एक और डिबेट पे था, आरोप उनके ऊपर है तो सफाई उन्हीं को देनी होगी ना आरती जी। आप लोग तो आरोप ही लगा सकते हैं, तो वो जवाब तो देंगे उसका। सुन लीजिए, 1 मिनट आपके पास आ रही हूँ। हम आरोपों के एक डिटेल दिए हमने। चलिए सुनिए, देखिए समय बर्बाद होता है। अच्छा ठीक, पेपर सामने रखे गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कहिए। अब इस डिबेट से पहले मैं एक डिबेट पे था, प्राइवेट चैनल की डिबेट थी, उस पे शहजाद पुणेवाला जो थे वो बीजेपी से थे, और वो ये बात कह रहे थे जो आरती जी थोड़ा बदल के कह रही हैं कि पहले 250 शराब की दुकानें थी और इन्होंने 1000 कर दी। ठीक है, वो ये कह रहे थे कि पहले 250 दुकानें थी और इन्होंने 850 कर दी। और मैंने उनको परसों भी ये बात कही थी और कल भी, आज भी ये बात कही, और वही बात मैं आरती जी से कह रहा हूं कि एक चैलेंज रख लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख के अंदर दिल्ली के अंदर 468 दुकानें हैं। वो तो हमारे और इससे पहले जो पुरानी जो पॉलिसी थी, जो शीला दीक्षित के जमाने से चलती आ रही है, उससे पहले जो थी 850 दुकानें थी। ठीक है, तो 850 दुकानें थी, आज 464 दुकानें हैं। ठीक है, तो दुकानें पहली बुक के मुकाबले कम हुई हैं। अब बदला क्या है वो दिल्ली वालों को समझना चाहिए। ये था कि जैसे आप पहले अगर आप वाइन शॉप पे जाते थे तो वो जेल नुमा एक खिड़की होती थी जिसमें जाली लगी होती थी, जिसके बाहर 250 लोगों की लाइन लगी होती थी। लोग हाथ डाल के पैसा देते थे, पैसा बोतल कोई निकलती थी, जो ब्रांड मांगते थे कोई नई ब्रांड मिलती थी और वो आपको लेके जाना पड़ता था। उस कारण जो है नकली शराब और ब्रांड पुशिंग होती थी। बहुत सारे इलाकों में दिल्ली के संगम विहार, तुगलकाबाद, खानपुर और बॉर्डर एरियाज में ज्यादातर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से 2 नंबर की शराब आती थी और दिल्ली का एक्साइज का नुकसान होता था। जी। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पॉलिसी के अंदर मॉडर्नाइजेशन की। जैसे पुरानी परचून की दुकान अब सुपरमार्केट्स के अंदर बदल गई है, उसी तरीके से अगर आप बेंगलोर में जाएंगे, गुड़गांव के अंदर जाएंगे तो नई तरीके की वॉक इन वाइन शॉप्स हैं और इनकी सरकारों में भी हैं। कर्नाटक में इनकी सरकार है, गुड़गांव में इनकी सरकार है। वो बदला है, दुकान को बड़ा किया गया ताकि लोग एयर कंडीशन के अंदर जाएं, बाहर भीड़ ना लगाएं,
जो सामान उनको चाहिए, कस्टमर को चाहिए जो ब्रांड, वो खरीदे और वो करके निकले। तो दुकानों का मॉडर्नाइजेशन हुआ है, इसलिए वो दिखने लगी है। सौरभ भारद्वाज, एक मिनट में आपको रोक रही हूँ। आरती मेहरा और आप वो आरोप लगा रहे हैं, आप अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन मैं एक जानकार से यहाँ पे समझना चाह रही हूँ। हमारे साथ पूर्व वाणिज्य सेक्रेटरी हैं अजय दुआ जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि जो एक्साइज पॉलिसी इस समय दिल्ली की है, उसमें क्या ऐसा बदला है जो सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर कि उन्होंने कुछ गड़बड़ियां की हैं। अब सौरभ भारद्वाज बता रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन हुआ है, आरती जी को तकलीफ है कि शराब को इन लोगों ने और ज्यादा आम कर दिया है, दुकानें इतनी बढ़ा दी हैं। तो एक्साइज पॉलिसी क्या थी, क्या मुख्य तौर पे इसमें बदलाव हुआ है? हालांकि उसमें जैसा सौरभ ने शुरू में कहा कि जो एलजी हैं उनकी मुहर लगी है जो भी चेंजेस हुए हैं। नगमा जी धन्यवाद, आपने मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्साइज पॉलिसी जो आप पार्टी की सरकार ने 2019 में लाए हैं, उसमें कई महत्व के और कई जिसे जो कहें कंज्यूमर फ्रेंडली और प्रोवाइडर सर्विस फ्रेंडली, दोनों के इसके अंदर काफी मुद्दे थे। उन्होंने जैसे बताया, मॉडर्नाइजेशन करना, कंज्यूमर को अपने चॉइस रहे क्या ले सके, और कंज्यूमर के लिए भी वैरायटी बढ़े, प्रोडक्ट बढ़े, वो उन्होंने जरूर पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करते हुए, कार्यान्वित करते हुए वो ला पाए हैं। उन्होंने शुरुआत में जरूर और वेंडर्स को लाइसेंस दिया, परमिट दिया, पर इकोनॉमिक सिचुएशन देख के बहुत वेंडर्स, जैसे कहा गया है 250 तक वेंडर बंद हो गए हैं, और जो पहले 639 वेंडर्स थे, अब शायद 450 के करीब रह गए हैं। 450 हो या 550 हो, मैं वो डेफिनेट नहीं कह पाऊंगा, पर कहना ये है कि सरकार को अवश्य इस पॉलिसी से पहले से ज्यादा इनकम आई है जी। 25% के करीब कहा गया है, और उसका जैसे मेरा बेटा कह रही थी, हो सकता है क्योंकि कंजम्पशन बढ़ गई है, और उसके साथ साथ लाइसेंस फी बढ़ी है, क्योंकि बेस प्राइस से 27% जितना बेस प्राइस रखा गया था ऑक्शन में, उससे सरकार को 27% ज्यादा मिला है पैसा, और मिला जुला के कुछ उनको 8100 मिलने तक का अनुमान है जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि पॉलिसी में तो इतना ज्यादा डिफेक्ट नहीं है। ऑल इंडिया अल्कोहलिक बेवरेजेस एसोसिएशन के उनके जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी कल कहा तो कि पॉलिसी ठीक है, पर स्टेबलाइज अभी नहीं हुई जी। तो अजय दुआ जी, आप कह रहे हैं कि पॉलिसी में कुछ ऐसी गड़बड़ नहीं है, तो इसमें जब सीबीआई जांच की बात हुई है, उसमें आपको क्या दिखता है? अगर जो आप देख रहे हैं इस मामले को, जो प्रश्न निकाला गया है सीबीआई के लिए, जो राज्यपाल जी ने, उपराज्यपाल ने निकाले हैं, उनका कहना है कि मुख्य सचिव की रिपोर्ट के ऊपर कि सारे निर्णय जब ऑक्शन किया गया, किसी के 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए जाए, 144 करोड़ रुपए भी वापस किए गए, तो वो जो था केंद्र मंत्री महोदय ने, उप मुख्यमंत्री जो हैं, वो एक्साइज, शिक्षा और एक्साइज दोनों के मंत्री हैं, उन्होंने अपने अधिकार में ये फैसला दिया और पैसे दिए गए। और सीधे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पे आरोप है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पे आरोप हैं, जो शिक्षा मंत्री भी हैं, और इसलिए मुख्यमंत्री केजरीवाल काफी नाराज हैं कि उनको फंसाने का काम किया जा रहा है, और वो इतने बेहतरीन काम कर रहे हैं शिक्षा के मामले में। जो दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा में सुधार आया है, उसकी चर्चा हो रही है जगह जगह, और इसलिए मनीष सिसोदिया को टारगेट किया जा रहा है, जैसे कि पहले उनके दूसरे नेताओं को टारगेट किया गया। अलका लांबा, आपका हम अलग एक और मुद्दे पे भी आएंगे, वन महोत्सव की बात है, पहले आबकारी नीति पे 1 मिनट सर वापस आऊंगी। आबकारी नीति पे आपको, कांग्रेस को इस पे क्या आरोप है, क्या गड़बड़ लगती है जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? नगमा जी, सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि कांग्रेस को आपने इस चर्चा में शामिल किया। 20 मिनट सबको सुना है, 2 मिनट बस मुझे भी सुन लीजिएगा। ये सच्चाई है कि केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति ने दिल्ली को नशे की राजधानी में बदल दिया है। बात हो रही है मुनाफे की, मैं माफी चाहूंगी। मालूम है
मनीष सिसोदिया जी ने कहा 10,000 करोड़ कमाने का, मुनाफा कमाने का टारगेट है, 10,000 करोड़ कमाने का। महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को पूछिएगा क्या ये मुनाफा उन्हें मंजूर है? देवली में रिहायशी इलाके में शराब का ठेका खोला गया, स्थानीय महिलाओं ने जब विरोध किया तो महिला मार्शल से उन्हें पीटा गया। दिल्ली में मुनाफा होगा, यही नहीं, दिल्ली में भीड़ देखिए, क्योंकि हरियाणा एनसीआर से लोग आ रहे हैं, एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री मिल रही है। मुनाफा होगा जब आप शराब पीने की उम्र 25 से 21 करेंगे, मुनाफा होगा, इसे 18 कर दीजिए और मुनाफा कमा लीजिए। हम बिल्कुल स्वागत करते हैं कि मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर जो एलजी साहब ने सीबीआई की जांच जो की सौंपी है, हम उसका स्वागत करते हैं। और नगमा, हम मांग भी करते हैं, बिल्कुल इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। 100 करोड़ रुपए का जब लाइसेंस की जो फीस थी, जो रद्द करने पर जब्त हो जानी चाहिए थी, सरकारी खजाने में जानी चाहिए थी, उसे पूरा माफ कर दिया गया। और हमारा बिल्कुल आरोप है, जो सीबीआई की जांच अगर ईमानदारी से समय पर हुई तो आप देखेंगे कि ये फीस माफ करने के बाद आम आदमी पार्टी के, हमारे आरोप हैं, बिल्कुल फंड में गई है। अब मैं आपसे ये कहती हूं, दिल्ली के अंदर ये बहुत गंभीर मामला बना हुआ है। पथराव हुआ जब एक के साथ एक शराब, और कहां है भ्रष्टाचार, बता देती हूँ लास्ट पॉइंट। दीप मल्होत्रा, सौरभ भारद्वाज जी से पूछिएगा कौन है। ये शिरोमणि अकाली दल के पंजाब के बड़े नेता और विधायक है। क्या दिल्ली सरकार ने पंजाब के शराब माफियाओं को लाइसेंस नियमों को ताक पर रखकर दिए या नहीं दिए? इसके सबूत 6 जून को पुलिस कमिश्नर को हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी डेलीगेशन हम सबने जाकर सौंप दिए। हम तो मांग कर रहे हैं कि ये वही अकाली दल है जिसके मजीठिया से नशे में अरविंद केजरीवाल जी ने लिखित में माफी मांग ली थी, और उसके बाद इन्हीं के पार्टी के दूसरे नेताओं को दिल्ली में नगमा ठेके दिए गए हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगी, लास्ट पॉइंट, शीला दीक्षित जी की शराब नीति की बात हो रही है, कट्टर ईमानदार की बात हो रही है। मैं आज दिल्ली पूछ रही है, दर्द होता है हमें। शीला दीक्षित जी क्या शक्ल से चोर लगती थी? अगर मनीष सिसोदिया चोर नहीं लग रहे, क्या शीला दीक्षित जी कट्टर ईमानदार नहीं थी? 15 साल राज किया, एक भी उनका मंत्री, एक भी उनका विधायक जेल की सलाखों के पीछे तो बताइए, जो इन्होंने और भाजपा ने पहुंचा दिया वो कट्टर ईमानदार थी। हाँ, 2 विधायक द्वारका के और चांदनी चौक के, जो इन्होंने भ्रष्ट कहा था शीला दीक्षित के समय में, वो 3 बार विधायक रहे थे, आज उनकी पार्टी के विधायक है। मैं ये कह रही हूँ, अलका मुखौटा उतर चुके हैं, जांच हो जाने दीजिए। अलका, आपने एक आरोप लगाया है कि किस तरह से किन लोगों को, किस माफिया को शराब के ठेके भी बटे हैं। इस समय बात सिर्फ आबकारी नीति तक ही नहीं है, टकराव जो है वो और मुद्दों पर भी है। मैं एक ब्रेक ले रही हूं छोटा सा, लेकिन इसके बाद जो वन महोत्सव को लेकर झंझट हुआ, अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर जाने को लेकर जिस तरह का अड़ंगा लगाया गया, आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि लगातार उनके कामकाज में अड़ंगा लगाया जा रहा है। बल्कि वो यहां तक कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से केंद्र सरकार इतनी ज्यादा घबराई हुई है कि अरविंद केजरीवाल को रोका जा रहा है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। केंद्र बनाम आम आदमी पार्टी, क्या फिर यहीं पर आके मामला सिमट गया है? एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हम बात कर रहे हैं दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार। क्या कि दिल्ली सरकार के कामकाज में दखल दे रही है केंद्र, और इसमें कई मुद्दे हैं। हमने आबकारी नीति की चर्चा की, लेकिन एक और मुद्दा जिसे लेकर दोनों के बीच टकराव है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सिंगापुर जाना, दूसरा वन महोत्सव जिस कार्यक्रम में कहा आरोप है आम आदमी पार्टी का कि प्रधानमंत्री के पोस्टर वहां पर लगाए गए। आरती मेहरा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। ये आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। एक तो सबसे पहले अगर अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर जाने की बात हो तो वहां पे एलजी की तरफ से कह दिया गया कि उन्हें इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये तो मेयर का कार्यक्रम है, उन्हें नसीहत दी गई कि उन्हें जाना नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मैं दिल्ली मॉडल को वहां पेश करना चाहता हूं, जाने की इजाजत मिलनी चाहिए, और ये पहली बार नहीं है, उन्हें पहले भी इस तरह से रोका गया है। और आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि उनकी लोकप्रियता से केंद्र सरकार जो है वो डर गई है और इसी के लिए इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। आपका जवाब? देखिए, सिंगापुर मेयर्स कॉन्फ्रेंस है और दिल्ली के अपने इलेक्टेड मेयर्स हैं, और जब इलेक्टेड मेयर हैं तो एक सीएम के जाने का कोई भी अधिकार नहीं बनता है। पर क्या इस पे उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल रिजेक्ट कर देना चाहिए। हमारा चीफ मिनिस्टर जो है वो एज अ चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुआ है,
नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ, तो उसमें आप क्यों जाना चाहते हैं? आप अगर चौबे जी हैं तो आप दुबे जी क्यों बनना चाहते हैं? इसके पहले डेनमार्क भी उन्हें जाना था, कुछ साल पहले वहां भी उन्हें रोका गया था। तो उनका आरोप है कि बार बार उन्हें बाहर जाने से रोका जाता है। सौरभ भारद्वाज, वो मेयर का कार्यक्रम है तो क्यों मुख्यमंत्री जाना चाहते हैं? आपका जवाब। मेरे समय पे नगमा जी एक बात बता दूं आपको, शीला जी भी मेयर्स कॉन्फ्रेंस में जाना चाहती थी न्यूयॉर्क, और वहां पे मैंने इसको एलजी से मिलके, और तब एलजी भारत सरकार जो थी, जो वो कांग्रेस की थी, और हमारे अपॉइंटेड नहीं थे, और उनसे मिलके हमने ये कहा जब मेयर इलेक्टेड है, जब दिल्ली ने एक इलेक्टेड मेयर दिया है, तो आप क्यों? आप कह रहे हैं कि इस समय शीला दीक्षित के समय भी हुआ, उन्होंने इसको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन आम आदमी पार्टी से एक बड़ा मुद्दा बनाकर उछालती है। सौरभ भारद्वाज, पार्टी का काम झूठ है और ठीक है, एक बार जवाब सुन लीजिए सौरभ भारद्वाज का। जी सौरभ भारद्वाज। देखिए, बड़ी मजेदार बात है कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुस्तान के अंदर करीब 250 मेयर होंगे, कम से कम बता रहा हूं, और दिल्ली के अंदर भी अभी 1 महीने पहले तक दिल्ली के 3 चुने हुए मेयर थे, और हर साल बदलते हैं। तो मतलब इसी अगर आंकड़े के लगा दो तो 15 मेयर हैं भारतीय जनता पार्टी के। किसी को इस लायक तक नहीं समझा गया इनके मेयर को कि सिंगापुर की सरकार बुलाए। सिंगापुर के हाई कमिश्नर खुद न्योता लेके आए सिंगापुर की सरकार का, और उस मीटिंग में मैं मौजूद था, जहां पे उन्होंने बोला कि आप सिंगापुर आइए, वहां पे सिटी समिट है, वर्ल्ड सिटी समिट, और सारे वर्ल्ड के सिटीज के, क्योंकि दिल्ली एक सिटी स्टेट है, लीडर्स आ रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आ रहे हैं, और मेयर्स भी आ रहे हैं। आप वहां पे आइए और दिल्ली के बारे में आप बताइए कि क्या हेल्थ का मॉडल, कैसे मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया, और कैसे शिक्षा का स्तर वर्ल्ड क्लास किया गया कि आज सरकारी स्कूलों के बच्चों के रिजल्ट्स प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे आने लगे हैं। इस मॉडल को बताने, अब इससे क्या हुआ, प्रधानमंत्री को ईर्ष्या हुई, जलन हुआ कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री जो है देश के बाहर चला जाएगा और अपनी बात करेगा। अब प्रधानमंत्री जब तक कोरोना नहीं हुआ था देश के अंदर, मुझे लगता है कि 12 महीनों में 24 बार वो बाहर जाते थे और ढिंडोरा पीटते थे। G7 समिट हिंदुस्तान पार्ट भी नहीं है, उसके अंदर भी जो है प्रधानमंत्री मोदी जाते थे और क्या कहलवाते थे, मोदी मोदी मोदी। अरे कहलवाना तो चाहिए भारत भारत भारत, क्योंकि सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, अपने आप से इतने ऑब्सेस्ड हैं, वो देख नहीं सकते कि किसी आदमी का कद आगे बढ़े। अब आज का जो एनवायरमेंट आप नहीं देख पा रहे हैं, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हिसाब से आप झूठ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री प्योरली जो है दिल्ली एक ये मुद्दा है, और दूसरा मुद्दा उसके बाद वन महोत्सव का। आपने कहा कि वो सिर्फ अपना ढिंडोरा पीटते हैं, और कुछ इसी तरह का मुद्दा खड़ा हुआ जबकि पोस्टर अरविंद केजरीवाल, आरोप ये है कि वहां से दिल्ली सरकार का कार्यक्रम था पर प्रधानमंत्री के पोस्टर लगा दिए गए, तो वहां पे क्या हुआ है, इस पर प्रतिक्रिया लूंगी एक ब्रेक के बाद। सौरभ आ रही हूं वापस ब्रेक के बाद। दिल्ली सरकार बनाम एलजी, दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार, ये झगड़ा बढ़ता जा रहा है। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ हैं। सौरभ, एक और मुद्दा जिस पे इस समय हम चर्चा करना चाहेंगे, वो जो हाल की कंट्रोवर्सी है वन महोत्सव। अब उस पर आप पे खास आरोप है कि आपने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अपनी तस्वीर हर जगह लगाना चाहते हैं, और ये दिल्ली सरकार का कार्यक्रम था, तो प्रधानमंत्री मोदी की अगर तस्वीर लगी तो वहां पर आप लोगों को क्या आपत्ति है, और क्यों मुख्यमंत्री उसमें शामिल नहीं हो सकते? देखिए नगमा जी, आप तो बहुत पुरानी और वरिष्ठ पत्रकार हैं। नरेंद्र मोदी जी 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और उसमें ज्यादातर समय प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह रहे। आप मुझे प्रधानमंत्री जी के मुख्यमंत्री रहते हुए एक उनके कार्यक्रम की तस्वीर दिखाइए जहां पे उन्होंने गुजरात में गुजरात राज्य का कोई प्रोग्राम किया हो और उन्होंने सरदार मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री की फोटो पीछे लगाई हो,
तो मैं मानूंगा कि उनका दिल इतना बड़ा था, बाकी लोगों को भी दिल बड़ा करना चाहिए। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि फिर आपका दिल बहुत छोटा है, क्यों मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो सकते थे इस कार्यक्रम में? संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से और 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जो फैसला दोबारा करके दिया, उसके हिसाब से पर्यावरण मंत्रालय जो है पूरी तरीके से दिल्ली की चुनी हुई सरकार का है। पर्यावरण मंत्रालय का प्रोग्राम हर साल होता है, इस साल भी था। इस बार एलजी साहब ने कहा मैं आना चाहता हूँ, कली साहब आ जाइए। हमने उनको वहां का चीफ गेस्ट भी बनाया, उनका नाम भी लिखा। रात को 12 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय से दिल्ली पुलिस का जत्था वहां पे भेजा गया। उन्होंने स्टेज को अपने कब्जे में लिया। वहां पे जो एलईडी स्क्रीन बैकग्राउंड में लगी थी, किसकी तस्वीर नहीं लगी हुई थी उसमें? एलईडी स्क्रीन लगी हुई थी जिसके ऊपर दिल्ली के छोटे छोटे बच्चों की एक वीडियो चलनी थी कि कैसे छोटे छोटे बच्चों ने अपने स्कूलों तो आरती जी, आपको तो पता है कि पूरा मामला क्या है और सौरभ क्या कह रहे हैं। अब हमारा समय इतना ही है। मैं अलका और आरती आप दोनों से एक प्रतिक्रिया चाहूंगी इसके ऊपर कि ऐसा क्यों किया गया। और आरती एक मिनट सुन लीजिए आरती जी का, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। बिनकर जी, एक पत्र है, ये पत्र लिखा है सत्य गोपाल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट में। इन्होंने मांग की है 200 जवानों की सीआरपीएफ से, मांग की है सीआईएसएफ से आरती जी, जवानों की। मैं इस वन महोत्सव वाली बात पूछ रही हूँ आपसे। 1000 कांस्टेबल की मांग की है दिल्ली पुलिस से। अब ऐसे में जो नेशनल प्रोग्राम है जो पूरे भारत में मानसून के दौरान मनाया जाता है, कब्जा करने के लिए कौन है दिल्ली पुलिस को बुलाया गया था? सुबह बुलाया गया था कि आप पौधे लगाओगे, रात को बुला के पोस्टर बदलने के लिए दिल्ली पुलिस को कोई ना बुलाया गया था। आरती जी, सवाल सिर्फ ये है कि रात में पोस्टर बदला गया, इनका आरोप है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये तो इनका जो छोटापन है वो तभी पर तस्वीर हटाई गई या नहीं अरविंद केजरीवाल की, और क्या प्रधानमंत्री की तस्वीर वहां लगी? बात सिर्फ इतनी है। मैं अलका लांबा आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, हमारे पास समय नहीं है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? क्या आपको लगता है, एक मिनट अलका, आपको लगता है कि केंद्र सरकार बार बार राज्य सरकार के काम में दखल देती है? भले ही आपकी आम आदमी पार्टी से आपत्ति रही हो कई मुद्दों पर, लेकिन इस समय जो हो रहा है, क्या आप उसे हस्तक्षेप के तौर पे देखती हो, या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी छोटे मुद्दों को बड़ा करके बेकार का हंगामा कर रही है? आप भी राजधानी दिल्ली में रहती है, मैं भी राजधानी दिल्ली में रहती हूँ। वन महोत्सव है, पोस्टर पे फोटो है या नहीं है, मुद्दा ये बड़ा है या मुद्दा ये बड़ा है कि आज भारत की राजधानी विश्व की सबसे जहरीली हवाओं वाली राजधानी बन चुकी है। नगमा, ये सच्चाई है या नहीं, या मैं झूठ बोल रही हूँ? आप बता दीजिए अपने दर्शकों को। 50,000 मौत, लंग्स और अपना हार्ट फेलियर, जो सांस जहरीली ले रहे, उसकी वजह से मौत हो रही है। आज मैं कहती हूँ अरविंद केजरीवाल जी, टैक्स पेयर के पैसे पर, जब महंगाई और बेरोजगारी, आप टैक्स पेयर के पैसों पर मोदी जी की तरह क्यों विदेशी दौरे के पीछे लगे हैं? बुलाइए ना सिंगापुर की सरकार को, दिल्ली आए, क्योंकि सर पे तो मोहल्ला क्लिनिक लेकर जाएंगे नहीं है स्कूल, बुलाइए उन्हें, हम भी दिखाते हैं। ये आज ही के मोहल्ला क्लिनिक का है, ये डॉक्टर साहब मोहल्ला क्लिनिक में बता रहे हैं पानी भर चुका है। अरविंद केजरीवाल जी, ये वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल है दिल्ली का, लेकिन डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई। मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास जो सिंगापुर दिखाने जा रहे थे, उसकी हकीकत ये है। हम कहते हैं सिंगापुर आए, हम दिखाएंगे दिल्ली की हकीकत, हमें भी शर्मसार होना पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगी, श्रेय की लड़ाई से बाहर निकलिए। दिल्ली राजधानी जहरीली हो चुकी है। कोविड में ऑक्सीजन की मौत हो रही थी, दोनों ने नहीं कहा मेरी जिम्मेदारी है। यमुना का पानी जहरीला हो गया, दोनों जिम्मेदारी नहीं ले रहे, और आज श्रेय फोटो चिपकाना, सरकारी टैक्स। आपने बहुत बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात की कि झगड़ा इस पे हो रहा है कि फोटो किसकी चिपकाई जाए। बात है कि जो मुख्य मुद्दा है वो देखना चाहिए, पर्यावरण का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। आप सबके पास बहुत सारी बातें और कहने के लिए, पर मेरे पास इतना ही समय है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पर अहम बात है कि चाहे बात वन महोत्सव मनाने की हो, पर्यावरण की हो, स्वास्थ्य की हो, जो मुद्दा है कार्रवाई उस पर होनी चाहिए, काम उस पर होना चाहिए, या तस्वीर किसकी लगी है वो बड़ा सवाल उठता है। इस वक्त हम लोग में एक ब्रेक ले रहे हैं। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच जिन कई मुद्दों पर टकराव है, उनमें एक है ये वन महोत्सव, जिसमें दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में जो पोस्टर थे उसे लेकर विवाद है। दिल्ली पुलिस ने जबरन आम आदमी पार्टी के या दिल्ली सरकार के पोस्टर हटाए और प्रधानमंत्री का पोस्टर लगाया, ऐसा आम आदमी पार्टी का आरोप है, और इसे लेकर एक बार फिर दोनों आमने सामने हैं।
तो हम लोग में आज के लिए इतना ही।